Jai Hind everyone, welcome back to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 2023, All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो जी क्या हालचाल? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? तो एज यू ऑल नो यार, एफकेट का एग्जाम हो चुका है, सीडीएस का हो चुका है, एनडीए का एग्जाम हो चुका है एंड उसी के रिजल्ट के अपन वेट कर रहे हैं सभी, है ना? बाकी आपके जो एडमिशन्स वगैरह थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो प्री एडमिशन चल रहे थे आपके सीडीएस के, एनडीए के, एफकेट के, राइट? अभी जो आपके रिजल्ट आएगा उसके बाद में एक बार और थोड़े से जो लिमिटेड सीट बची है उनके लिए खोलेंगे, बस थोड़े से टाइम के लिए खोलेंगे वो उनके लिए जो अभी भी मतलब लाइक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी सबका अपन कर चुके हैं रिजल्ट का वेट का यार। एज पर मी आपका जो एनडीए सीडीएस है उसका तो यार मोस्ट प्रोबेबली 21 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए, है ना? जितना अभी तक ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से इससे पहले आ जाना चाहिए। वहीं अगर एफकेट की बात करें तो देखो यार, इस बार एफकेट का सीन थोड़ा अलग है ना, काफी डिले हो गए, बट ज्यादातर ये सुनने को मिल रहा है कि सेकेंड हाफ में आएगा सितंबर के। तो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में अपने को देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके 25 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए। ठीक, बाकी लेट्स सी कब आता है ना? बट इसमें अपने को 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट इसमें नहीं मिलेगा भाई, ये अचानक से आएगा। ओके, सो देखते हैं इस बार कितना क्या रहता है यार, है ना? होप सो सबका यार क्लियर हो जाए। आई प्रे फॉर यू ऑल कि सबका यार क्लियर हो जाए। ओके, देखो आज का वीडियो वो अलग है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है एज पर मी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैं इस जर्नी में रहा हूँ आपके डिफेंस की। बिकॉज इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, और करते हैं तो भी यार वो मतलब आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इवन लाइक सपोज आप रिकमेंड हो गए एंड फिर आपका मेडिकल्स हो रहा है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पता नहीं है यार वहां पे क्या रिवील कर देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन छोटी सी रिवील कुछ चीज कर देते हैं अपन, जो कि आगे जाके सर्विस में इतनी दिक्कत नहीं करती है, बट अपन रिवील कर देते हैं, वो भी एक कॉज ऑफ रिजेक्शन बन जाता है और फिर उससे निकल ही नहीं पाते हैं कभी बार, है ना? तो हर एक माइनर चीज यार इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड चीज, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको अपन लाइक क्योर कर सकते हैं, बट अपने को पता ही नहीं होता है कि वो क्योर करने लायक है या नहीं है, और अपन क्योर नहीं करते हैं। फिर अपने जब एसएसबी से रिकमेंड हो जाते हैं, फिर अपन प्री मेडिकल वगैरह जो भी करवाते हैं, एंड वी गेट टू नो कि अपने को टाइम की जरूरत है भाई, 3-4 महीने की जरूरत है, और आपको मेडिकल्स वाले इतना टाइम नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि 5-6 महीने बाद तो ज्वाइनिंग ही है। एंड अगेन चांस चला गया, इतना मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो चला गया। एंड आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स एंड इवन आई हैव समवॉट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस, है ना? तो वही सब चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। आपके जो टीआर और पीआर के बीच में जो आपका डाउट होता है वो भी क्लियर करूंगा। फ्लाइंग के जो स्पेशल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा कि सीटिंग हाइट कितना चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, ताकि आपको अभी क्लैरिटी मिल जाए, फिर आपका जाके भाई दिल ना टूटे। क्योंकि ये जो दिल टूटता है ना भाई, ये ब्रेकअप से भी खतरनाक होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? ब्रेकअप का नहीं है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट देखिए, थिंग्स नॉट टू रिवील। कुछ ऐसी भी चीजें जो रिवील करने की जरूरत नहीं है भाई, करोगे तो फंसोगे, है ना? ये भी कुछ स्मार्ट चीजें होती है जो आप फॉलो कर सकते हैं मेडिकल्स पे। ओके, एंड साथ में मैं अपनी मेडिकल जर्नी शेयर करूंगा। यू ऑल आस्क मी कि सर आपने एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया, व्हाट वाज योर जर्नी एंड ऑल दैट। यार मैं उसका आई एम थिंकिंग कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। लेट्स सी वो कब बनाता हूं मैं, कभी मन नहीं हुआ है वो बनाने का, बट एज यू ऑल डिमांड ए लॉट, तो आई विल शेयर माई जर्नी, हाउ वॉज माई जर्नी फ्रॉम द एनडीए टिल नाउ। ओके, सो कहीं ना कहीं यार आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले शायद। ओके, चलिए, तो इन्हीं सब के बारे में अपन मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। भाई ध्यान से देखना इसको, क्योंकि अगर ये नहीं है ना, देखो मेडिकल एक फेज है, सिलेक्शन प्रोसीजर का एक फेज है, और अगर ये क्लियर नहीं है ना तो भाई सपना टूट जाता है लिटरली। एंड ये सबसे मतलब दिल दुखाने वाला एक मान सकते हो फेज आती है, एंड इससे उभरने में भाई टाइम लग जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड प्रॉपर देखना। ओके, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो मैं इस वीडियो को, देखो आई एम नॉट ए डॉक्टर, ओके?
जितना मेरे को पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। और मैं मेडिकल्स को आपको उसी तरीके से बताने वाला हूँ जैसे मेरी मेडिकल जर्नी रही है कि फर्स्ट डे मेरा ये हो गया, सेकंड डे ये हो गया, थर्ड डे ये हो गया। स्पेशली मैं आपके एयरफोर्स के बारे में बताऊंगा एंड स्पेशली फ्लाइंग के बारे में। देखो फ्लाइंग के बारे में पता चल गया तो मतलब सब कुछ पता है, क्योंकि आर्मी और नेवी के जो स्टैंडर्ड्स है इससे लोअर ही है। बिकॉज जो एयरफोर्स के फ्लाइंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, उससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है भाई। इवन रिटर्न से डिफिकल्ट होते हैं। अब बता दूं आपको कि कितना डिफिकल्ट होता है। लाइक वी वर 11 स्टूडेंट्स एंड वर टेस्टेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर 5 days। मतलब हमारा बैच भी 11 स्टूडेंट्स का था एंड ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स गॉट मेडिकली completely फिट, मतलब दे वर completely medically fit and rest were given some sort of temporary rejection. Someone got 5, someone got 3, someone got 2, someone got 7. One I have seen candidates who got 9 or 11. Okay, but I have also seen the candidates who got rejections like TR like 7, and then also they got fit in the appeal medical board. I will also tell you about the appeal medical board and RMB review medical board, क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, हर एक चीज को समझ लो। ओके, एंड वन थिंग, ये चीजें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुनना नहीं है, अप्लाई करना है। ओके, एंड आई विल से कि आप प्री मेडिकल भी इसके बाद में जो जो टेस्ट बताता हूँ उसका प्री मेडिकल भी आप प्लीज करवा लें। देर इज नो गेन ऑफ माई इन दिस, मैं सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। प्री मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा 2000 का खर्चा पड़ेगा, बट वो हेल्पफुल होगा। और स्पेशली जिसमें आपको डाउट लगता है कि यार ये मेरे को दिक्कत हो सकती है, वो तो टेस्ट करवा ही लेना यार। ओके, तो सबसे पहले देखो, आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 3 AFSB गांधीनगर, राइट। एंड गांधीनगर एज यू ऑल नो कि एयरफोर्स का देखो सीन ऐसा है कि मेडिकल कंटिन्यूटी के साथ नहीं होता है। लाइक जैसे ही आप रिकमेंड हुए तो रिकमेंडेशन के बाद में आपका क्या नहीं होता है, मेडिकल नहीं होता है। और देखो मैं एसएसबी और एएफएसबी दोनों का सीन बता देता हूँ, ठीक। अब एसएसबी एनएसबी का तो सीन ऐसा है कि जैसे ही आप रिकमेंड होगे आपका वहीं पे क्या होता है भाई, मेडिकल होता है। मतलब वहीं वहीं पे आपके एसएमबी वगैरह होते हैं, है ना। तो वहां पे आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप रिकमेंड होते हो, अगले दिन से, अगले या सेकेंड डे से। बट एएफएसबी में ऐसा सीन नहीं होता है, क्योंकि एएफएसबी में आपके मेडिकल सिर्फ दो ही जगह होते हैं। वन इज एट आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, जो कि आपके बेंगलोर में। जितने भी आपके फ्लाइंग के मेडिकल्स होते हैं ना, चाहे कमर्शियल के हो, जितने भी हो, वो यही होते हैं भाई, ठीक है। इवन जो आपके एस्ट्रोनॉट वगैरह लाइक जो भी ट्रेन होते हैं, वो भी इवन उनका मेडिकल भी होगा तो यही होगा सबसे पहले। ओके, ठीक। ये आपके बेंगलोर में है। एंड दूसरा है भाई आपके दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, ठीक। दूसरा आपके दिल्ली के अंदर, वहां पे आपका मेडिकल्स होता है। अब देखो डिवाइड किया हुआ है, जो आपके गांधीनगर और जो लाइक आपके नीचे वाला जो बोर्ड है, क्या नाम था यार उसका, मैसूर जो बोर्ड है, वो तो बेंगलोर जाएंगे। और इधर वाले ऊपर वाले जो आपके वाराणसी, देहरादून और गुवाहाटी वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे, आपके दिल्ली जाएंगे। तो हमें भेजा गया है भाई बेंगलोर। अब इसमें देखो एक टाइम फ्रेम रहता है आपके, लाइक अब सीडीएस का देखो यार, सीडीएस का ना थोड़ा टाइट है ना। मतलब शेड्यूल है सब चीजें पहले से। एफकेट में थोड़ा अलग होता है, बट सीडीएस में शेड्यूल है। लाइक आप इस फ्राइडे को रिकमेंड हो रहे हैं तो नेक्स्ट से नेक्स्ट मंडे को आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मेडिकल्स के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ये मेडिकल्स यहाँ पे 5 डेज के लिए चलता है। सिर्फ 5 डेज में उनको, मतलब उनका रोल होता है कि भाई 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है। बट एसएसबी में ऐसा सीन नहीं है। एसएसबी में 5 से लेके आपके 17 डेज तक लग सकते हैं, इवन ज्यादा भी लग सकते हैं। कोविड में ज्यादा भी लगे हैं लोगों को, बट इसमें कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे कितने भी दिन लग सकते हैं आपको मेडिकल के लिए, और आपको वहां रहना ही पड़ेगा, ठीक। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, 5 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ओके, 5th डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। अब हमने वहां पे भाई रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में फर्स्ट डे क्या होता है आपका, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। एंड दिस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब आप मेडिकल्स के लिए जाते हैं। ओके, बिल्कुल भी भाई इग्नोर नहीं कर सकते हैं, समझ गए। बिकॉज इस डॉक्यूमेंटेशन में आपकी जनरल इंक्वायरी की जाती है कि भाई आपके कोई हिस्ट्री रही है कोई भी मेडिकल इशू की। लाइक सपोज
आपके फैमिली में किसी को बीपी है फैमिली के अंदर, ठीक, आपके फैमिली के अंदर किसी को डायबिटीज है, आपको कभी पहले हर्निया हुआ है, उसका ऑपरेशन कब हुआ है, अगर 6 महीने से पहले हुआ है तो ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर है तो आपका वो कॉज ऑफ रिजेक्शन बन जाता है ना, तो 6 मंथ जैसे लिमिट है। तो ऐसे सारी चीजों के लिए क्या लिखवाया जाता है भाई आपसे, एक तरीके से वो आप बोल सकते हो कि साइन करवाया जाता है कि भाई आप में ये दिक्कतें नहीं है। नाउ देखो यार, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है और वो क्या कर देते हैं, इसमें यस यस कर देते हैं। लाइक देखो, बीपी और डायबिटीज आजकल इंडिया में एकदम नॉर्मल चीज है, किसी न किसी के फादर को, मदर को, या ग्रैंड मदर को, या ग्रैंड फादर को, किसी न किसी को मिलती है भाई, है ना। 95% फैमिली ऐसी होगी, 5% हो सकता है आप में से नहीं हो, 95% ऐसी होगी जिनके ऐसी इश्यू है, और वो क्या कर देते हैं भाई, यस फिल कर देते हैं। अब यहीं से आपके मेडिकल टेस्ट बढ़ जाते हैं भाई, मेडिकल टेस्ट बढ़ जाते हैं। साथ में क्या होता है, लाइक आपके थोड़े बहुत भी अगर बीपी में इश्यू दिखा ना, थोड़ा बहुत भी, जिसमें मतलब आपको छूट दी जा सकती थी, है ना, आपको फिट किया जा सकता था, उसमें अब आपको कोई भी लीवरेज नहीं मिलेगी। आपका टेस्ट वो जो स्पेशलिस्ट है वही डिसाइड करेंगे, उन्होंने रिजेक्शन बोल दिया तो रिजेक्ट हो। इसलिए आई विल से कि ऐसी चीजें यार आप थोड़ा हाइड करके रखें तो बेटर रहेगा। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। देखो मैंने क्या किया था, डायबिटीज देखो मेरे फादर को है तो मैंने बोल दिया यस माय फादर हैव, देन यू नो व्हाट दे डिड। अब आपका थोड़ा मेडिकल अलग से चलता है, हम दो लोग थे, बाकी किसी ने नहीं बताया था, हम दोनों ने बता दिया था यार। और एक दो जो थे वो पहले रिकमेंडेड थे, उनको पता था तो उन्होंने आंख भी दिखाई थी, बट मैं देख नहीं पाया उनकी तरफ तो समझ नहीं पाया। ओके, तो फिर क्या होता है, लाइक 100 ग्राम, आई थिंक 60 ग्राम होता है, क्या पता, 100 ग्राम ग्लूकोज। अब 100 ग्राम समझ जाओ कितना होता है, एक कांच के ग्लास के अंदर मिला के आपको पिलाया जाता है, उसके बाद में आपका डायबिटीज का टेस्ट किया जाता है। अगर अगर आपका स्लाइटली भी ऊपर पहले से था, और इससे तो भाई और बढ़ जाएगा, तो आपको कंफर्म मेडिकल रिजेक्शन मिलेगा, जो आपको कहीं ना कहीं पहले फिटनेस मिल जाता। तो ऐसी चीजें कभी भी रिवील मत करना, कभी भी रिवील मत करना, आई विल से, रेस्ट योर चॉइस। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें आपको, जो मेरे को एडवाइस देनी थी मैंने एडवाइस दे दी आपको, ठीक है। आपको फंसना है, आपको पूरा मेडिकल करवा के जाना है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो कि मैं ट्रीटमेंट वगैरह करूंगा फिर ये करूंगा, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी यार देखो, आप क्यों रिवील कर रहे हो, उनको टेस्ट करने दो ना यार, वो अपने आप टेस्ट करेंगे। अगर आप में दिक्कत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है, खुद से ही पहले क्यों बता दे रहे हो कि मैं रिजेक्ट हूँ, मेरे को रिजेक्ट कर दो। आप पहले से रिजेक्शन का मतलब उनको सोर्स बता दे रहे हो कि भाई ये सोर्स है, मेरे को यहाँ से रिजेक्ट कर दो। तो ऐसी गलती मत करना, एक छोटी चीज ना पूरा सपना खा जाती है, और ये सर्विस में इतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं करती है। हाँ, बीपी कहीं ना कहीं करती है, बट डायबिटीज इजंट दैट ए बिग कॉज। एंड सेकंड थिंग, आप इतना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लाइक आपके फैमिली में हिस्ट्री है, अभी तो यार आपकी एज में ये चीजें नहीं मिलेगी, बट वो माइनर जो ये चीजें करेंगे उससे आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। लाइक सपोज आपको थोड़ा बहुत भी लाइक आप नर्वस हो गए और बीपी थोड़ा बढ़ गया तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, आप में दिक्कत होगी तो वो अपने आप फाइंड करेंगे, आप ये चीजें मत रिवील कीजिए, ठीक है। हाँ, कोई सर्जरी करवाया और वो विजिबल है तो उसका आप रिवील कीजिए भाई, वो क्योंकि वो तो पता चलना ही है, बाद में पता चलेगा तो दिक्कत होगी। अब हाइट के देखिए कुछ क्राइटेरिया, हाइट और वेट है ना, ये हमेशा प्रोपोर्शन में चलती है भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट तो है भाई अराउंड 180 सेंटीमीटर और वेट आपका 50 kg, तो वो नहीं चलेगा। ये प्रोपोर्शन में चलता है विद द एज, एज भी मैटर करती है कि आपकी एज कितनी है। अब देखो, एयरफोर्स वालों ने रिकमेंडेशन के बाद में मेरे को एक फाइल दी थी, उस फाइल के अंदर आपकी प्रॉपर लिखा हुआ था कि कौन से एज क्राइटेरिया के लिए कौन सा वेट चाहिए और कौन सा आपको हाइट चाहिए, तो वो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड किया। बट जो मिनिमम हाइट है ना, ये आपकी है 157.5 सेंटीमीटर। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है और हिली एरियाज है, जैसे उत्तराखंड हो गया, वहां पे आपके 5 सेंटीमीटर का आपको क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है, मतलब ये हाइट भी एक्सेप्टेबल है। बट फ्लाइंग के लिए स्ट्रिक्ट हाइट है भाई, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये वाली हाइट नहीं चलेगी फ्लाइंग के लिए, ये है ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ठीक है ना, ये आपकी ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ओके, ये एयरफोर्स के बताए मैंने स्टैंडर्ड। मिनिमम जो चेस्ट चाहिए, ये चाहिए भाई 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट, प्लस
5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब आपको फुलाना पड़ेगा। आप फुलाओ ना तो पूरा जोर लगा के फुलाना, पूरी हवा निकाल के, ठीक है ना। अब फर्स्ट डे क्या हुआ हमारा, पहली बात ये जितनी भी हाइट वेट मेजर होगी ना, ये फर्स्ट डे मेजर होती है। जैसे आप जाओगे आपको भाई कुल मिला के कपड़े उतरवा दिए जाएंगे, आप बस अंडरवियर में रहोगे, ठीक है। फीमेल का मेरे को नहीं पता है भाई किस में रखते हैं वो, ठीक। बट मेल को अंडरवियर में रखेंगे क्योंकि क्लोथ्स का वेट नहीं लिया जाता है, ओके। एंड उसके बाद में आपको आपका वेट चेक किया जाएगा। सॉरी सॉरी, फर्स्ट टाइम जो आपका वेट होगा ना, 2 बार वेट होगा, सॉरी। फर्स्ट टाइम जो वेट होगा वो आपका क्लोथ्स के अंदर ही होगा, ठीक है। क्लोथ्स के अंदर होगा तो आपकी हाइट वेट ले लिया जाएगा और चेस्ट एक्सपेंशन ले लिया जाएगा। चेस्ट एक्सपेंशन लिया जाएगा ना, वो शर्ट खुला के लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ओके। वही जो फीमेल की बताऊं, वो मिनिमम हाइट ये है, एक्सेप्शन के साथ ये है, और फ्लाइंग के लिए वही सेम है, मतलब मेल और फीमेल की फ्लाइंग के लिए हाइट सेम है। अब इसका है ना एक रीजन है, देखो ये जो जितने भी साइज लिए जाएंगे ना, ये आपके फ्लाइंग के कॉकपिट के हिसाब से लिए जाते हैं। क्योंकि देखो अगर आपकी हाइट कम होगी तो आपके जो नीचे के जो लीवर वगैरह होंगे, जो ब्रेक वगैरह होंगे, जो भी मतलब जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं, तो आपकी टांगे नहीं पहुंचेगी तो क्या फ्लाइट आप फ्लाइंग कैसे करेंगे। इसलिए ये मिनिमम हाइट आपकी बनाई गई है ना। ये आपके ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए भाई स्पेशल से कोई फाइटर बनवा देंगे 2000 करोड़ का, तो वो तो है नहीं, तो इसलिए क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक। अगर हाइट में यार देखो आपको दिक्कत है तो दवाई दवाई के चक्कर में मत पड़ना। देखो एनडीए वालों के लिए तो फिर भी स्कोप है। आप यार एक्सरसाइज किया करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज्यादा किया करो, स्ट्रेचिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। जितना ज्यादा स्ट्रेचिंग करोगे हाइट बढ़ जाएगी। बट जो सीडीएस और ये एफकेट वाले हो चुके हैं भाई, आप मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है, बाकी फिर भी आप स्ट्रेचिंग से थोड़ा बहुत अगर माइनर इफेक्ट है तो डाल सकते हैं, लाइक 0.3 0.5 इतना माइनर इफेक्ट है तो डाल सकते हैं आप इफेक्ट। अदरवाइज आई डोंट थिंक इसमें कोई हेल्प मिलेगा, ओके। अब ये देखिए, ये जो मैंने हाइट वेट है इसको जूम करके देख लेना, ये आपकी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। जैसे देखिए आइडियल वेट इन किलोग्राम्स फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड हाइट्स ऑफ मेल इंडिविजुअल। जैसे मेल इंडिविजुअल है, अब लाइक सपोज आपकी हाइट है, सपोज आपकी हाइट है 169, मान लो जो 170 है, और आपकी एज देखो किसके अंदर होगी, या तो 18 से 22 या 23 से 27, सपोज करो 23 है, तो आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, 63 kg होना चाहिए, समझ गए। तो ये आइडियल वेट ना, इसमें आप अपर लिमिट में +5 कर सकते हो, लोअर लिमिट में ना अलाउ नहीं करते हैं भाई। लाइक सपोज अगर आपका ये 57 है तो आई डोंट थिंक ये दे विल अलाउ, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं, इवन लाइक HIV एड्स वगैरह भी टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं ऐसी चीजों में, ठीक है। तो ये वेट वाला इशू मत बनाना। लोअर वाले में एक फायदा है कि इसको आप बढ़ा सकते हो, बट अपर वाले में भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वेट को अभी से मेंटेन रखना भाई, डेली एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, रनिंग नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है फिर रिकमेंड होने का, समझ गए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेट को मेंटेन रखो, ठीक है ना। एंड अगर आपकी स्पेशली फ्लाइंग का बताता हूँ, सी जैसे मैं AMB गया था, अपील मेडिकल बोर्ड, जो आपके दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल है वहां गया था। तो आई हैव सीन कैंडिडेट्स ऑफ एनडीए एंड ऑल दैट। एक बच्चा था जिसका मतलब वेट आई थिंक 1 kg कम था, 1 और 2 kg कम था, उसको यार रिजेक्ट कर दिया है AMB में, समझ रहे हो। सिर्फ 2 किलो 1 किलो के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यार वेट में रिस्क मत लेना, ठीक है ना। अब देखो ये डॉक्टर के मूड पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी डॉक्टर अच्छा होता है ना तो वो इवन आपको 70 kg पे भी यहाँ पे फिट कर देता है। तो डॉक्टर के मूड पे भी डिपेंड करता है, बट आई विल से कि आप अपनी तरफ से भाई एकदम सिक्योर हो, वेट को मेंटेन रखो। वही जो आपके एनडी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आइडियल हाइट और वेट देख लीजिए क्या है, ये सब कुछ है, ये एनडी वालों के लिए। और वही फीमेल के लिए भाई ये सब है, ठीक है ना। तो ये हाइट वेट एक बार देख लेना किसका क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड लेट मी टेल यू कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स थे ना हम 11 में से, मोस्टली को वेट का इश्यू मिला था भाई, मोस्टली मोस्टली वेट का इश्यू था ही भाई, ओवर वेट थे। कम वेट वाला तो कोई नहीं था, ठीक है, ओवर वेट थे। इवन एक अच्छा एस्पिरेंट था, लाइक अच्छा कैंडिडेट था, एंड ही वाज आल्सो हैविंग गुड लाइक फिजिक एंड ऑल दैट, एंड ही वाज वन ऑफ द प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, इवन ही गॉट a TR फॉर दी वेट। तो आई विल से इसको मेंटेन रखो यार, ठीक।
अब देखो वेट और हाइट होने के बाद में, हमारा वेट हाइट और चेस्ट होने के बाद में बारी आती है हमारी ईएनटी की। अब ईएनटी ना, ये स्पेशली एयरफोर्स में ईएनटी और आई आई स्पेशली, ये ना बहुत बारीकी से चेक होते हैं भाई, बहुत ज्यादा, है ना। ये ईएनटी का एक टेस्ट होता है ऑडियोमेट्री, उसमें बच्चे मतलब काफी मतलब स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि यार आजकल अपन क्या करते हैं, ईयरफोन बहुत यूज कर रहे हैं, और ईयरफोन का ना इफेक्ट वहां टेस्ट में कहीं ना कहीं दिख जाता है ना। अभी बताता हूँ। देखो ईएनटी में आपके क्या क्या चेक होगा, ईयर होगा भाई, नोज होगा एंड थ्रोट होगा, ठीक। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या किया गया, जो आपके, एक मिनट, ठीक। सबसे पहले हमें क्या किया गया, ऐसे आपके एक सर थे वहां पे अवेलेबल, उन्होंने क्या किया, हमारी ईयर की वैक्सिंग चेक की। फर्स्ट चीज कि भाई वैक्स तो नहीं है। अगर आपकी ईयर में वैक्स है तो भाई उनके पास राइट है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन कि प्लीज आप लाइक क्लीनलीनेस करके आए, इन दैट इट ऑल्सो इंक्लूड दी वैक्स एज वेल एज दी हेड्स ऑफ योर बॉडी। तो ये कट करके जाना भाई, ऐसा नहीं है सीधे चले जाओ, है ना, रिजेक्ट कर दोगे फिर एएमबी में फंसोगे, ठीक है ना। एंड एएमबी का काम बहुत खराब है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत दिन लग जाते हैं एएमबी में, ये जितना स्पीड यहाँ होता है ना उतना स्लो वहां पे होता है। एक टेस्ट में आपको 10-10 15-15 दिन लग जाते हैं। एंड विश्वास नहीं हो तो आप पूछ लेना किसी भी कैंडिडेट से जो मेडिकल में आपके वापस लाइक दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल एंड ऑल दैट गए हो, ठीक। तो सबसे पहले आपकी वैक्स चेक की जाएगी। अब वैक्स चेक होने के बाद में, वैक्स तो देखो ऐसे ही मशीन से आपके चेक किया जाएगा, तो वैक्स अगर नहीं है तो ठीक है, फाइन है, ओके। उसके बाद में जो सेकंड आपका टेस्ट होता है, ये होता है भाई ये वाला, इसको बोलते हैं ऑडियोमेट्री, ठीक। अब ये ऑडियोमेट्रिक है, इसमें देखो क्या किया जाता है, आपको एक साउंड प्रूफ रूम में बिठा दिया जाता है। जैसे ये सर बैठे हैं, ये देखो एकदम अलग रूम में बैठे हैं, और ये एक अलग, मैडम या सर क्या बैठेंगे, ये अलग रूम में बैठेंगे, ठीक है। सामने कांच लगा होगा जिससे ये आपको देख पाएंगे और आप इनको देख पाएंगे। आपके हाथ में ऐसे एक वायर से बना हुआ एक लाइक वायर से कनेक्ट एक आपको लीवर दिया जाएगा। लीवर नहीं, इसमें बोल सकते हो आप, एक बटन मिलेगा आपको, ठीक है ना, लीवर नहीं है, आपको एक बटन मिलेगा, और आपको एक हेडफोन पहनाया जाएगा, इसमें कोई भी आवाज नहीं होगी आसपास में, ठीक है। अब ये मैडम क्या करेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में स्टार्ट करेगी, है ना। अलग अलग डीबी पे क्या करेगी भाई, फ्रीक्वेंसी डेसिबल पे आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में स्टार्ट करेगी। अब ये मैडम आपको बोलेगी कि स्टार्ट में इंस्ट्रक्शन दे देगी, जैसे ही आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है इसमें आपको बटन दबाना है, जैसे ही सुनाई दे आपको बटन दबाना है। लेट मी टेल यू, इसमें भाई कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, एग्जाम से ज्यादा इसमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है ना। एंड ज्यादा हैक्टिक ये टेस्ट उनके लिए हो जाता है जिनको मतलब लाइक नर्वसनेस ज्यादा होती है, क्योंकि देखो नर्वसनेस होती है ना तो हार्ट जोर जोर से धक धक करने लगता है, और जब कान पे लगा होता है ना, क्योंकि और कुछ तो सुनने वाला नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी चालू हुई फिर बंद हो जाएगी, एकदम धीरे होती है, मतलब ऐसे लगता है कि कोई अगर पास में बैठा है ना तो आपको वो सुनाई नहीं देगी, अगर कोई बोल रहा है थोड़ा भी पास में, ठीक। तो मतलब बहुत फोकस करना पड़ता है, तो हार्ट की मतलब धड़कन ज्यादा सुनाई देती है और ये सुनाई नहीं देती है ना। तो इसमें तुक्के लगाते हो तो भी फंस जाओगे, और नहीं लगाओगे तो भी फंस जाओगे। तो इसमें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईयरफोन का यूज करो तो यार कम करो, है ना। और करो भी तो मिनिमल करो, और एक ही कान में करो, दोनों में एक साथ मत करो, जितना कम कर सकते हो उतना कम करो यार, ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट होता है। अदर थिंग आई विल से कि ऑडियोमेट्री टेस्ट देने जाओ जब आपका मेडिकल्स हो, आई विल से कि मेडिकल्स के 10-15 दिन पहले यार ये ईयरफोन वगैरह यार बंद कर दो प्लीज। फ्लाइंग के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, आर्मी में तो आई डोंट थिंक ये ऑडियोमेट्री होता है आपका। फ्लाइंग और जो आपका एयरफोर्स में कोई भी ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हो तो वहां पे ये टेस्ट होता है, तो प्लीज ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, इसमें रिजेक्शन मिल जाता है, ओके। फिर ये टेस्ट होने के बाद में आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है। स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ मैडम थी, वो स्पेशलिस्ट जितने भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी रीड करती है, फाइनल सिग्नेचर उनका ही होता है। अब वो देखो क्या क्या करती है, वो आपको एक बेंच पे बिठाएंगे, बेंच पे बिठाने के बाद में लाइक आपके ये जो नोज है, नोज को टेस्ट करेंगे फॉर वन थिंग दैट इज डीएनएस, कि कहीं आपको डेविएटेड नासल सेप्टम तो नहीं है, मतलब ये जो आपकी नाक की हड्डी है ये मुड़ी हुई तो नहीं है, बिकॉज सी अगर ये मुड़ी हुई होती है ना
तो आपको एक नोस्ट्रिल से या हो सकता है दोनों नोस्ट्रिल से आपको सांस लेने में दिक्कत होती हो। ये आपको नेचुरली फील नहीं होगी, अगर आपको है भी ना तो आपको फील नहीं होगा। बट द थिंग इज, जैसे ही आपको इसका देखो एक सिम्टम बता देता हूँ, जैसे ही आपकी सर्दी आती है, अगर आपको जुकाम ज्यादा लगती है या फिर आपकी नाक जल्दी बंद होती है जैसे सर्दी आती है, तो मतलब आपको ये है, मोस्ट प्रोबेबली है। बाकी यार डॉक्टर से टेस्ट करवा लेना ये। ओके, ईएनटी वाला एक ही डॉक्टर है, तीनों टेस्ट कर देता है। ठीक है, ये ट्रीटेबल है, इसको ऑपरेट करवाना पड़ता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ट्रीट तभी करवाना है जब आपका डॉक्टर बोले, है ना, क्योंकि अगर माइनर केस होता है तो फिट भी कर देते हैं, अगर मेजर केस होता है तो भाई ऑपरेट करवाना पड़ता है। नॉर्मल सर्जरी होती है बट अच्छे डॉक्टर से करवाना अगर ऐसा हो भी तो। ठीक है ना। ओके, फिर आता है भाई आपका नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज अबाउट द थ्रोट। वो आपकी थ्रोट भी चेक करती है, वो आपके मुंह ओपन करवाएगी और आपसे बोलेगी आ बोलो भाई। फिर आपको लाइट अंदर डाल के मुंह के चेक करेंगे कि कहीं आपको लाइक जो टॉन्सिल्स वगैरह है वो तो नहीं है ना, है ना। अगर टॉन्सिल्स वाला इश्यू है तो भाई दिक्कत बन जाता है। जनरली इसमें रिजेक्शन मैंने नहीं देखा है भाई, आज तक तो देखा नहीं है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं इश्यू होता है। वैसे मैंने मेडिकल्स 2 बार दिए है, ठीक है, एक बार पहले भी एयरफोर्स XY का दिया है। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टेस्ट होता है, इसमें मैडम क्या करती है, आपको वॉल के पास ऐसे खड़े करती है। ठीक है, ये सब सपोज करो आप खड़े हो इधर मुंह करके, और मैडम क्या होती है आपके 4 से 5 मीटर दूर यहाँ पे खड़ी होती है। और ये मैडम एकदम मतलब धीरे धीरे, एकदम धीमी आवाज में आपको विस्पर करके बताएगी ऐसे 63, 45, 62, एकदम ऐसे धीरे धीरे बोलेगी और आपको वो डिजिट्स रिपीट करनी पड़ती है। ठीक, तो ये भी आपका एक टेस्ट होता है ना, अगेन ईयर के लिए। तो ये सारे भाई आपके ईएनटी में टेस्ट होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, आपका कान का पर्दा वो एकदम सही होना चाहिए भाई, है ना। ये जो वैक्स चेक करते हैं ना, उसके टाइम आपके ये जो मैडम अंदर आने के बाद में वापस आपके कान चेक करती है। वो वैक्स इसलिए चेक करते हैं क्योंकि वैक्स होता है ना तो आपकी पर्दा वगैरह वो होता है वो नहीं दिखाई देता है, और जब वो नहीं होता है तो आपकी इजीली कान को मतलब जज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कोई इश्यू तो नहीं है। इसलिए वो सब भी एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए, तो कोई गलती कुछ भी गलत मत कर लेना कान में। ठीक है जी, तो ये होता है ईएनटी के अंदर। तो हम सबका ईएनटी हुआ, इसके बाद में बारी आती है हमारी किसकी भाई, आई की। अब ये जो आई वाला था ना भाई बहुत लंबा चला था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट थे। ठीक है, अब देखो आई के अंदर सबसे पहले जो हमारा टेस्ट हुआ, सबसे पहले एक्चुअली बारी मेरी आई थी। जो मेरा सबसे पहला टेस्ट हुआ ना, वो यही टेस्ट हुआ। आपको सामने बिठा दिया जाएगा और आपके लाइक 5-6 मीटर की शायद दूरी होती है आई थिंक। उसके बाद में आपको लाइक ये जो रोज होती है ये पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, 6/9 है, 6/6 है, 6/12 है ना। नीचे नीचे वाली होती है 6/6, इसके बाद में होती है 6/9, इसके बाद में होती है 6/12, ऐसे बढ़ती जाती है। अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपकी ये होनी चाहिए आई साइट, ये आई साइट होनी चाहिए। अगर ये आप लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो आप फ्लाइंग के लिए फिट नहीं है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी के आई थिंक 6/9 है या फिर 6/12 समथिंग है। ठीक है, तो ग्राउंड के लिए फिर भी थोड़ी आपकी छूट है। ओके, ठीक है जी। अब ये तो टेस्ट हो गया भाई आपकी दूर की नजर देखने के लिए, है ना, मायोपिया चेक करने के लिए। अब आपका हाइपरमेट्रोपिया भी चेक होता है, इसके लिए आपके पास में एक नोटबुक लाई जाती है और आपके पास में 1 मीटर की दूरी पे एकदम छोटे छोटे शब्दों में लाइंस लिखी होती है और आपको वो पढ़नी पड़ती है एक एक आंख बंद करके। ध्यान रखना, एक आंख बंद रखनी पड़ती है आपको। ठीक, तो आपका हाइपरमेट्रोपिया भी ऐसे चेक हो जाता है। इसके बाद में जो थर्ड टेस्ट होता है आपका, ये इस मशीन के अंदर होता है। ये इसके अंदर आपकी आई चेक की जाती है इसे। ठीक है, इसके अंदर कुछ मशीन में ऐसा भी होता है कि लाइक एक आपको हाउस वगैरह दिखता है, वहां पे आपको फोकस करते हैं तो आपकी आई एकदम क्लियर आती है। ठीक है, तो इसमें आई की कंडीशंस वगैरह आपकी पता चल जाती है, प्यूपिल वगैरह जो भी आपके कॉर्निया वगैरह। ठीक है जी, कोई इंजरी तो नहीं है आई के अंदर। ओके, स्क्विंट वगैरह हो गए आपके, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा आपके। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होता है ये होता है भाई आपका कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में भाई क्या होता है आपके लाइक ऐसे एक बुकलेट होती है और आपको अलग अलग पेज दिखाया जाएगा और हर पेज पे आपके नंबर होगा, जैसे 8, 15, 5, 8, ऐसे आपको नंबर बताने पड़ते हैं। कुछ पेजेस पे नंबर नहीं भी होगा तो उनमें बता मत देना, ठीक है ना। तो कुछ पे होता भी नहीं है और कुछ पे होता भी है। ओके, बट ये भी बता दूं, जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको
जिन पेज पे होता है उन पे भी कुछ पे नहीं दिखता है। तो ये भी सीन है। ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका ये होता है। देखो कितने टेस्ट हो गए भाई, एक दो तीन चार, चार टेस्ट तो हो गए। चलो पांचवा करते हैं। अब पांचवा जो टेस्ट होता है, इससे पहले आपके आईज में नहीं, पहले आपके कुछ नहीं किया जाता है। पहले क्या करती है आपके लाइक जो भी सर मैडम होंगे, आपको अगेन ऐसे चेयर पे बिठाया जाएगा और मैडम जो सर होंगे वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एकदम पास में। और फिर आपकी एक एक आइज को वो बोलेंगे कि लुक एट माई राइट लेग, लुक एट माई लेफ्ट लेग, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ऐसे ना आपकी आइज की मूवमेंट चेक करेंगे एक एक आइज की। ठीक है। और साथ में वो टॉर्च मारेंगे आपके आइज में, कोई भी अगेन स्क्विंट वगैरह दिक्कत तो नहीं है, कोई मतलब इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो भी आपका एक टेस्ट होता है। फिर आपका जो सिक्स्थ नंबर टेस्ट होता है भाई, सिक्स्थ नंबर टेस्ट होता है ये वाला। ठीक है, आपकी ये पेन ऐसे रोटेट करेंगे और देखेंगे कि आपको एकदम आपकी जो ये प्यूपिल्स है ये साथ में ऐसे मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो भाई दिक्कत की बात है। समझ गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होता है सेवंथ नंबर, वो सेवंथ नंबर टेस्ट में आपका क्या किया जाता है, आई का डायलेशन किया जाता है। अब डायलेशन में क्या किया जाता है, आपके आईज में एक लिक्विड डाला जाता है। इससे क्या हो जाता है, आपकी आईज ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इस जो मशीन होती है इससे मतलब आपके अंदर की सारी चीजें दिख जाती है भाई। कोई भी लाइक आपको ग्लोकोमा कोई भी इश्यू है भाई, सब कुछ दिख जाएगा। इसके अंदर बच ही नहीं सकते हैं अगर आपको आई का इश्यू है। ठीक है। तो ये तो इसको इग्नोर करो भाई, सिर्फ मुंडी मुंडी है, आपको पूरा बिठाया जाएगा, ऐसे काट के नहीं बिठाया जाएगा। एंड आपकी आईज ऐसे चेक की जाएगी कि आपको कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है। बट एक बात बता दूं यार, एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली होता है जो आपका फर्स्ट लाइक मेडिकल्स होता है। डॉक्टर्स मतलब काफी अच्छे होते हैं, आपसे अच्छे से बात भी करते हैं। एक आध डॉक्टर हो सकता है खतरनाक, बाकी सारे डॉक्टर यार काफी फ्रेंडली होते हैं, काफी अच्छी अच्छी बात करते हैं। लाइक हमारे जो आईज वाले में जो मैडम थी, उनको लाइक सीडीज वगैरह एग्जाम के बारे में भी नहीं पता था, है ना, क्योंकि मेडिकल्स का तो यार अलग होता है ना वो आपका जो भी होता है। ठीक है। तो काफी फ्रेंडली होते हैं, आपके बातें वगैरह भी करते हैं, आपको एकदम चिल रखते हैं। तो आपको चिल करना है भाई, एंजॉय करना है टेस्ट को, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट है भाई, इतना भी डरना नहीं है। ओके, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मेरा ये टेस्ट बताना, आपको डराना नहीं है। मेरा ये सिर्फ बताना इसलिए कि अगर आपको कोई इश्यू है तो अभी चेक करवा लो, ट्रीटमेंट हो जाएगा, मोस्टली का हो जाता है, कुछ होते हैं भाई। ठीक है। तो डायलेशन करवाने के बाद में आपको थोड़ा दिखना थोड़ा धुंधला हो जाता है, बट आपको मतलब आपके आईज में सब कुछ पता चल जाता है। इवन लाइक आपने कोई सर्जरी भी करवाई है, लेसिक वगैरह भी करवाई है, तो वो भी पता चल जाती है। अच्छा, क्या लेसिक अलाउड है? लेसिक अलाउड है, ठीक है ना। बट लेसिक में आपकी कुछ कंडीशंस है, लाइक कॉर्निया का साइज इतना होना चाहिए, अगर उससे कम होता है, लाइक मेरा एक फ्रेंड था, वो 0.1 माइक्रोन से बचा था सिर्फ। अभी वो लाइक फाइटर स्ट्रीम में है, कोई ना कोई फाइटर उड़ा रहे होंगे, तो वो 0.1 माइक्रोन ही था शायद। एक्चुअल मेरे को ये पीछे वाली वैल्यू याद नहीं है, जो भी थी, इतने से वो बचे थे। अगर इससे बोला कि थोड़ा सा भी कम होता ना तो तुम रिजेक्टेड थे, फ्लाइंग नहीं जा सकते थे। तो उनकी लैसिक करवाई हुई थी। ठीक है ना। तो लैसिक भी भाई अलाउड है। अब डायलेशन में ऐसे आपकी आईज एक एक चेक की जाती है, कोई ग्लोकोमा वगैरह नहीं है। ग्लोकोमा भाई आपका रिजेक्शन होता है, अलाउड नहीं करते। इसके बाद में एक लास्ट टेस्ट होता है, उसको मेरे को नहीं पता यार क्या कहते हैं, मैं तो उसको डार्क रूम टेस्ट कहता हूँ। आपको क्या किया जाता है, एक रूम के अंदर ले जाया जाता है जिसमें एकदम डार्कनेस होती है। आपको वॉल के पास ऐसे खड़ा किया जाता है और सामने ना एक ऐसे मशीन होती है, इसके अंदर से ना एकदम छोटी छोटी लाइट्स लाइट्स क्या करेगी, निकलेगी, कभी रेड जगेगी, कभी ब्लू जगेगी, कभी ग्रीन जगेगी। आपको बोलना पड़ेगा एक आंख बंद करके कि कौन सी लाइट दिख रही है आपको जब भी झपकेगी वो। तो ये टेस्ट भी मतलब अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो इश्यू होता है इस टेस्ट में भी, क्योंकि वो येलो और ऑरेंज को आपके कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये एक फाइनल टेस्ट होता है आपके आई के अंदर। तो आपने देख लिया ना भाई आई कैसे चेक होती है, हर तरीके से आपकी आई चेक करके छोड़ देते हैं, हर तरीके से, है ना। तो आई एकदम मेरी भी परफेक्टली फिट थी। इसके बाद में ये देखो ऐसे आपका डायलेशन होता है, ये डायलेशन दिखाने के लिए आपका बार बार डायलेशन किया जाता है जब तक कंप्लीटली डायलेशन नहीं हो जाता है। डायलेशन होने के बाद में ही आपका टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट वाला। इसके बाद में बात आती है डेंटल की। देखो डेंटल है ना, मेरा कहाँ हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में हुआ था, तो वहां पे आपका डेंटल वाला सीन नहीं है, मतलब कोई डेंटल के लिए डॉक्टर नहीं है, डेंटल एंड सर्जरी। तो वो क्या करते हैं, आपके जो बैंगलोर में जो आपका एयरफोर्स का जो हॉस्पिटल है वहां पे भेजा जाता है। ठीक है। ओके।
तो आपको, तो वो थोड़ी दूर है, आपको बस से भेजा जाता है वहां पे। एंड वहां पे आपका दो चीज होता है, एक डेंटल होता है। देखो डेंटल के अंदर ना बस आपको 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 14 डेंटल पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो आपको हर टीथ का ना कुछ पॉइंट होता है। जैसे मैं नीचे वाले का आपको बता देता हूँ, चाहे ऊपर वाला, ये और जैसे ये इसके ऊपर टीथ होगा तो इन दोनों का ना, दोनों का मिला के 2 पॉइंट है। इसका भी 2 पॉइंट है, इसका भी आपका 2 पॉइंट है। बाकी सबका ना, इसका भी दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, बाकी सबका आपका एक एक पॉइंट होता है। समझ गए? तो टोटल 22 पॉइंट होते हैं आपके। अब 22 में से आपके 14 पॉइंट आपको लेने होते हैं, मतलब ऐसे टीथ होने चाहिए। अब पॉइंट्स कैसे माने जाएंगे, लाइक सपोज ये वाला टीथ है और ये वाला टीथ है ही नहीं, तो ये वाले 2 पॉइंट नहीं काउंट हो गए। दोनों परफेक्ट शेप में होने चाहिए, मतलब कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए कुल मिला के, तब वो आपका पॉइंट बना जाएगा। और आपके अगर 14 डेंटल पॉइंट्स है तो आप फिट हो। अगर आपके दांत भी नहीं है ना कुछ, तो भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर आपके कोई कैविटी है तो आई विल से कि यार उसको निकलवा लो, उसको फिल करवा लो, फिल करवा के ही जाना, ऐसे ही मत चले जाना, है ना? तो इसमें भी आपके ज्यादा मेडिकल इश्यू का कोई कोज नहीं रहता है। ओके। अच्छा, टंग से रिलेटेड ना कोई स्पेसिफिक आपका टेस्ट नहीं है। टंग में अगर, टंग आपको भाई आवाज वगैरह सही निकलनी चाहिए। अगर आपके थोड़ी बहुत भी कोई लाइक मार्क वगैरह है तो कोई इश्यू नहीं होगा, वो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है टंग में। ठीक है ना? बट टीथ आपके मतलब वेल सेट होने चाहिए, एकदम परफेक्टली सेट होने चाहिए। ठीक है? इसके बाद में आता है भाई आपका ईसीजी बीपी पल्स। अब ये जो ईसीजी बीपी पल्स है ना, ये ईसीजी की रिपोर्ट ली जाएगी। ईसीजी में क्या होता है, आपकी एक मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इसमें आपके मशीन से ऐसे वायर्स कनेक्ट कर दी जाएगी। ये ये क्या करती है, आपकी जितने भी हार्ट की मतलब रिदम वगैरह है, ये सारी कैप्चर कर लेता है कि आपका हार्ट कितनी बार आपका धड़क रहा है, रिदम क्या है आपकी, है ना, आपके वाल्व्स कैसे हैं, हार्ट हेल्थ कैसी है, सब कुछ पता चल जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें। ठीक है ना? तो ईसीजी यार बाहर करवा लेना, 100-200 रुपए लगते हैं भाई, ज्यादा नहीं लगता है। ओके। अब ईसीजी, इसके बाद में बीपी और पल्स ये अलग होगा। ईसीजी में ना अगर मान लीजिए आपका हार्ट बीट 100+ है, अगर आप नर्वस हो गए, तो इसको बोलते हैं भाई आपके टेकीकार्डिया। अगर आपको टेकीकार्डिया है और ये टेकीकार्डिया आपका सही नहीं हो रहा, आपको बार बार मौका दिया जाएगा, अगर सही नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्शन हो जाता है। और अगर आपका 60 से कम है, इसको बोलते हैं भाई ब्रेडिकार्डिया। अगर आपको ब्रेडिकार्डिया है तो भी आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। बट ब्रेडिकार्डिया इन केस लाइक सपोज कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिनको ब्रेडिकार्डिया होता है भाई, है ना, क्योंकि उनका हार्ट मतलब हाई, जब हाई टेंशन होता है तभी क्या करता है, फास्ट धड़कता है। तो उनको डॉक्टर क्या कहते हैं भाई, 1-2 राउंड लगा के आप भाग के आ, उसके बाद टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल आ जाता है। ठीक है? तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए भाई। ओके। एंड इसके लिए भाई आई विल से कि मेडिटेशन, अगर किसी को इश्यू आता है मेडिटेशन करो यार, डेली एक्सरसाइज करो। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, खान पान पे ध्यान दो भाई। व्हाट यू ईट, व्हाट यू ड्रिंक, बहुत मैटर करता है। ये पिज्जा बर्गर खाओ, बट डेली खाने की चीज नहीं है। अगर खा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी यार, है ना? क्योंकि रिदम भी मैटर करती है यहाँ पे, सिर्फ आपकी बीट नहीं मैटर करिए कि बीट कितनी बार हो रही है। ओके। अब ये बीपी और पल्स है, ये साथ में आपका मेजर हो जाता है। देखो नॉर्मल जो बीपी होता है ना, वो आपका होता है 120/80 mm ऑफ एचजी, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके। अब इसकी जो अपर लिमिट है ना, मतलब अलाउड है, वो है 140/90। अगर इससे एक भी ऊपर गया, अगर 140/90 भी अगर आपका, तो ये रिजेक्शन है भाई। बट अगर आपका ये 139 और ये आपका 89 है तो आप एक्सेप्टेबल हो। समझ गए ना? बट अगर आपकी यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है तो भैया यहाँ पे आपका अगेन क्या है, रिजेक्शन है। ठीक है ना? पल्स वही है यार, पल्स आपका कितनी बार धड़क रहा है, तो वही पल्स आपका चेक किया जाता है। ओके। इन केस आपकी ईसीजी में कोई भी दिक्कत आता है तो आपको रिजेक्ट किया जाता है। फिर आपको जो एएमबी मिलता है, एएमबी में आपको इको से चेक किया जाता है, इको कार्डियोग्राम। ये जैसे सोनोग्राफी होता है ना, वैसे ही होता है आपका। ठीक। अगर आपका बीपी लाइक सपोज 2-3 बार चेक कर लिया, 4 बार चेक कर लिया, तो भी अगर हाई आ रहा है, एक चीज ध्यान रखना यार, जो ऑफिसर एंट्री है ना, इसकी स्पेशल चीज बताता हूँ। सोल्जर वाले में तो नहीं होती है, ऑफिसर वाले में एक स्पेशल चीज ये है कि वो जल्दी से आपको बाहर नहीं निकालेंगे। उनको जब एकदम ऐसे लगेगा ना कि यार इसको निकाल दो, अब सही नहीं है, तो निकाल देते। कभी कभी किस्मत खराब होती है, वो अलग बात है। बाकी ऐसे जल्दी से नहीं निकालते हैं। जैसे बीपी का अगर आपको इश्यू है, तो आपका जो एएमबी होगा, एएमबी क्या होता है, अपील मेडिकल बोर्ड होता है।
लाइक सी अगर आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है, आपको रिजेक्शन, टेम्पररी रिजेक्शन ही मिलता है। देखो पीआर जैसी चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले करती थी एग्जिस्ट। अब परमानेंट रिजेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, अब टेम्पररी रिजेक्शन होता है, ठीक है। परमानेंट रिजेक्शन को भी टेम्पररी दे दिया, मतलब आप हर चीज के लिए अपील कर सकते हो और वापिस आके अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप रिजेक्ट हो गए तो अगेन आप एंट्री में आ सकते हो। बट ना लाइक जैसे देखो, अगर आपको एक अंगुली नहीं है सपोज करो, तो वो आपको ही पता है यार, वो आपका पीआर है, परमानेंट रिजेक्शन। आप कितनी बार भी आ जाओ, आप हर बार रिजेक्ट होने हो, ठीक है, तो वो पीआर होते हैं। ठीक, वैसे पीआर कोई टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ टेम्पररी रिजेक्शन ही होता है। ओके। और आजकल तो टीआर भी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, मेडिकल अनफिटनेस यूज किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके। अब देखिए ये जो आपका एम भी होता है, जैसे आप अनफिट होते हैं तो आपको विथ इन, आई डोंट नो, 2 और 3 डेज में आपको क्या होता है कि वो आपको कुछ लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, आपको वो पोस्ट करने होते हैं वहां से। ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से बताया जाता है कि ये पोस्ट कर दीजिए। वो दिल्ली में जाती है, दिल्ली में जाने के बाद में आपके 15-20 दिन के बाद में, अब 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं, पर 15-20 दिन में आपके पास मेल और या फिर आपके लाइक पोस्ट के थ्रू एक आ जाता है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपको जहां पे भी आपका री मेडिकल है वहां पे आपको कितनी तारीख को क्या करना है, रीअपियर करना है, ठीक है। अब ये जो एएम भी चलता है ना भाई, अगर मान लो आपको बीपी का इश्यू है, सिर्फ बीपी चेक करना है, इसमें भी कभी कभी 15 दिन लगा देते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के मूड पे, कंप्लीटली अवेलेबिलिटी एंड डॉक्टर के मूड पे। अगर उसने कह दिया कि मैं कल चेक करूंगा तो करूंगा भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कितना भी जोर लगा लो आप, ठीक है। अब लाइक सपोज आपको यार लग रहा है कि नर्वसनेस के कारण मेरा बीपी हाई हो गया है 2-3 बार, तो आप जब यहाँ पे एएम भी जाओगे ना, तो एएम भी में पता है आपको वापस बीपी कैसे चेक होता है? आपके मशीन लगाई जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी बीपी, ठीक है, एम्बुलेटरी मशीन कहते हैं इसको। इस एम्बुलेटरी मशीन को लगाया जाता है और आपको हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जाएगा 1 दिन के लिए, और ये 24 घंटे के लिए अपने आप हर आधे घंटे में आपका बीपी मेजर करेगा, और आपको इसको उतारना नहीं है। अब ये 24 घंटे का जो एवरेज निकलेगा ना, उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसीजन लेता है कि इसको नर्वसनेस के कारण जो आपका व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है वो था, या फिर इसको रियल में हाइपरटेंशन। अगर रियल में तो रिजेक्शन मिलता है, वरना आपको फिट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। फिर आता है आपका भाई स्वेटी पाम्स। अब देखो ये सारी चीजें ना आपके मेडिसिन वाले डॉक्टर ही चेक करते हैं, वो आपके एक लाइक ऐसा नहीं है कि यार देखो कुछ बच्चे बताते हैं ऐसे फिंगर फोल्ड करवा लेते हैं, उसके अंदर मतलब अंगुली ऐसे डालेंगे, फिर आपको कहेंगे हाथ पीछे खींचिए, तब आपका अगर फिसल गया तो रिजेक्ट है, वरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करेगा, आपके फिंगर ऐसे टच करेगा और ऐसे रब करेगा, रब करने से उसको पता चल जाता है यार एक्सपीरियंस लोग है, स्पेशलिस्ट है भाई, उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, उनको देखते ही पता चल जाएगा आपको स्वेटी पाम्स है या नहीं। इनकेस अगर आपको है तो आई विल सजेस्ट कि जो कपड़े वाला या फिर सर्फ, आपका जो सर्फ इन द सेंस डिटर्जेंट है ना भाई, उससे हाथ धो के जाना, है ना, क्योंकि उससे हाथ ड्राई हो जाते हैं तो आपको इश्यू नहीं होता है। ओके। इसके बाद में आता है भाई सबसे, ये एक्चुअली में सबसे पहले ही हो जाता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अब ये ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में ना, ब्लड में आपके 3 सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका सब कुछ चेक कर लिया जाएगा भाई, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट कितना, आपका आरबीसी कितना है ना, आपको कोई हिस्ट्री तो नहीं है लाइक ब्लड में कोई भी लाइक जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है यार, जेनेटिक इश्यूज भी होती है, वो तो नहीं है आपको, है ना। एक जैसे एक ट्रेट होती है बीटा थैलेसेमिया, इसमें मैंने आ, काफी बच्चे आपके रिजेक्ट होते देखे, तो अगर ये ट्रेट मिल जाता है ना, तो इसमें बोलते तो टेम्पररी रिजेक्शन ही है, बट इसमें करते परमानेंट रिजेक्शन ही है भाई, है ना, तो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बट आर्मी के अंदर ध्यान रखना ये चेक नहीं होता है, आर्मी के अंदर चेक नहीं होता है, सिर्फ एयरफोर्स चेक करता है, ये सिर्फ एयरफोर्स, है ना, ठीक है। चलिए, फिर आपके आता है भाई अल्ट्रासाउंड वाला सीन, है ना, सोनोग्राफी वगैरह किया जाता है। अब जो सोनोग्राफी किया जाता है ना, ये पूरे एरिया का किया जाता है ऊपर तक। इसमें लाइक आपका पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, है ना, आपका स्टमक हो गया, लीवर फंक्शन, किडनी स्टोन हो गया, सब कुछ चेक कर लिया जाएगा भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे वो। अगर आपकी किडनी का स्लाइटली भी साइज कम है ना, तो रिजेक्शन हो जाता है, बट वो देखो यार अब नॉर्मल केस होते हैं तभी होता है, वरना यार सबका नॉर्मल होता है ये चीजें, है ना। तो आपको किडनी स्टोन वगैरह भी है तो उसका ट्रीटमेंट करवा लेना, वरना इसमें रिजेक्शन मिलता है भाई। और किडनी स्टोन में आपको पता भी है ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी गलती मत कर देना। ओके, तो इसका भी ट्रीटमेंट करवा लेना भाई। इसमें जनरली आपके ऐसे मशीन फेरी जाएगी और आपका सब कुछ पता चल जाएगा भाई, आपको क्या इश्यू है क्या नहीं है। ओके।
इसके बाद में आती है एक्सरे। अब देखो एक्सरे का दो सीन है भाई, आर्मी में तो और कम होते हैं। एयरफोर्स में अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में जाओगे तो ग्राउंड ड्यूटी में आपके 3 एक्सरे लिए जाते हैं। वहीं अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग में जाते हैं तो फ्लाइंग में आपके अराउंड 5 to 7 लिए जाते हैं भाई। तो इसी से देख लो कितना आपका हैक्टिक है फ्लाइंग वाला, है ना। तो फ्लाइंग वाले में आपके लाइक ऐसे खड़ा किया जाएगा, चेस्ट का लिया जाएगा, बैक का लिया जाएगा, साइड का लिया जाएगा, इधर का लिया जाएगा, यहाँ का पेल्विक एब्डोमेन का लिया जाएगा, हर तरीके का भाई एक्सरे ले लेंगे, है ना। जनरली इसी एरिया का लिया जाता है। ओके, ठीक है जी। इसके बाद में आता है एंथ्रोपोमेट्री, ये है सिर्फ फ्लाइंग के लिए भाई। अब ये फ्लाइंग के लिए क्यों है, क्योंकि ये कॉकपिट के लिए है। इसमें आपका बॉडी मेजरमेंट होता है, ठीक। अब देखिए इसमें आपको ऐसे बिठा के सिटिंग हाइट चेक की जाएगी। अब मिनिमम आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए सिटिंग हाइट, अगर आपकी इतनी मिनिमम हाइट नहीं है ना, ऐसे 90 डिग्री बनना चाहिए, उसके बाद में हाइट मेजर की जाती है। अगर नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए बीच में, है ना, एकदम सीधा हो गया। अगर 81.5 से नीचे है तो आप फ्लाइंग के लिए फिट नहीं है। मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा हाइट भी काम की नहीं है और कम हाइट भी काम की नहीं है, समझ गए ना। और एक और चीज बता दूं, अगर आप फ्लाइंग के लिए फिट भी हो जाते हैं ना, इसमें सारे आपने क्राइटेरिया कर लिए और आपका सपना है कि मैं तो राफेल उड़ाऊंगा, मेरे को तो राफेल दो, ऐसा नहीं है भाई। वहां पे हर फाइटर का कॉकपिट का अलग सीन है, लिटरली अलग सीन है। जैगवार का आपका थोड़ा रिक्वायरमेंट इनका ऊपर नीचे है, थोड़े का अलग है, ये तो एवरेज रिक्वायरमेंट है। आप जिसमें फिट होंगे ना, आपको वही वाला फाइटर दिया जाता है, समझ गए ना। ठीक है। लेग लेंथ मेजर की जाती है। अब लेग लेंथ देखो कहां से कहां मेजर की जाती है। लेग लेंथ होती है आपकी यहां से लेके यहां तक, इसको एकदम सीधा किया जाएगा, यहां तक आपकी पूरी लेग लेंथ मेजर की जाएगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सीधा कर लो, यहाँ पे आके ऐसे कर लो, पैर को देखो ऐसे सीधा किया, फिर ये हथेली है कि इसको ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा एकदम, समझ गए, एकदम सीधा। तो मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम, अब देखो मेरा एक दोस्त था अभी, वो भी यार फ्लाइंग स्ट्रीम में, उनका था 98.9 98.07 था शायद, 07 या 0.08 फर्स्ट डे। अब उन्होंने पूरी रात भाई स्ट्रेचिंग की और 3.3 सेंटीमीटर उनको निकालना पड़ा, क्योंकि पिछली बार भी फ्लाइंग में रिजेक्ट हुए थे आपके नेवी के अंदर। तो इतना सा भी मेजरमेंट अगर आपका कम है ना भाई, वो नहीं लेंगे, लिटरली बता रहा हूँ, नहीं लेंगे भाई, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 0.3 से भी रिजेक्ट करते हैं। ओके, ऐसे ही आपकी थाई लेंथ ली जाती है, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये मेल फीमेल के लिए दोनों सेम नहीं है, सेम है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ये फ्लाइंग के लिए है सिर्फ। फिर आता है आपका भाई ऑर्थो सर्जरी वाला, ये आपका अगेन मैंने बताया था, आपका जो एयरफोर्स हॉस्पिटल है वहां पे होता है। यहाँ पे आपके लाइक फ्लेट फुट चेक किया जाता है। फ्लेट फुट देखो क्या होता है, फ्लेट फुट में आपके एकदम सीधा होता है, यहाँ पे जो आपके नीचे स्पेस बनता है ना, आप पानी से गीले करके देखना, जब आप पैर नीचे रखोगे तो पूरा एकदम ऐसा शेप नहीं बनता है ना, ऐसा शेप बनेगा ऐसे पानी का। अगर ऐसा बन रहा है तो नॉर्मल फीट है, अगर ये ज्यादा भी होता है ना, बहुत ज्यादा, तो वो भी कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है। ज्यादा वाला जनरली नहीं होता है, ये वाला होता है। अब इसके भी यार देखो ट्रीटमेंट है, देसी तो देखो ट्रीटमेंट लोग बताते हैं कि रस्सी बांधो वो बांधो, आई विल से कि यार एक बार ऑर्थोलॉजिस्ट से मिल रहे हो आप, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास लाइक आपके स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, and वो आपको चप्पल्स वगैरह भी देते हैं, शूज वगैरह, जिससे ये ट्रीट हो जाता है। दूसरा आता है आपका नोक नीज। नोक नीज जब आप ऐसे पैर को टच करते हैं, टोज को टच करते हैं ये दोनों, ठीक है, टोज को टच करते हैं, तो एंकल्स और टोज को टच करते हैं, तो आपके अगर ये टच हो गया तो आपको नोक नीज है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो भी आपका गलत है भाई, एकदम नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अब ये उनको देखते ही पता चल जाता है, कभी कभी वो ऐसे टच करवाते भी है, कभी कभी नहीं करवाते हैं, उनको देखते ही पता चल जाता है। एक होता है भाई जिसको आप पता नहीं क्या क्या बोलते हो, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, पता नहीं क्या बोलते हो यार, भूल गया मैं इसका नाम। वैसे इसको बोलते हैं, देखो आपका जो हैंड है ना, इसके बीच में ये एंगल बनता है यहाँ पे, सीधा नहीं होता, आप हाथ सीधा करके देख लेना, है ना। ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए था। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, ये जो बीच में एंगल बनता है ना, इसकी लिमिट होती है 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा होता है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूबिटस वेलगस। जैसे इसमें देखो, इसमें आपके एंगल देखो बहुत ज्यादा बन रहा है, और अगर ये अंदर की साइड है, ऐसे जाना चाहिए था, तो इसको बोलते हैं क्यूबिटस वेरस। वेरस जनरली गर्ल्स में मिलता है, क्यूबिटस वेलगस ज्यादा आपके बॉयज में मिलता है। अब लड़कियों का थोड़ा और ज्यादा छूट है, आई थिंक 16 या 18 समथिंग है। तो ये भी कोज ऑफ कभी कभी रिजेक्शन बन जाता है, क्योंकि गन वगैरह चलाते हैं तो इश्यू होता है। ठीक है ना। ओके। अगर ज्यादा बड़ा एंगल होता है तो वो स्केल से मेजर करते हैं, अदरवाइज वो देखते ही पता लगा लेते हैं। ओके। अब इसका भी ऑर्थो के पास वही इलाज होता है। ठीक।
और देखो आपके बॉडी पे कोई बड़ा मार्क नहीं होना चाहिए, जैसे आपके किलोइड वगैरह हो गए, तो किलोइड वगैरह नहीं होने चाहिए भाई। किलोइड होता है बड़ा, अगर मार्क है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ओके। बर्थ मार्क बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे आपके अलाउड है, काफी ज्यादा बड़ा है तो वो भी आपकी इशू बन सकता है ना। किसी भी टाइप की अगर आपकी ऑर्गन सर्जरी हुई है, किसी भी ऑर्गन से छेड़छाड़ हुई है, तो वो भी रिजेक्शन है। स्कोलियोसिस नहीं होना चाहिए, मतलब रीढ़ की हड्डी में ऐसे टेढ़ापन नहीं होना चाहिए भाई, ये भी आपका रिजेक्शन है। अब फाइनली भाई आपका क्या होता है, प्राइवेट। ठीक। अब प्राइवेट में यार देखो, फीमेल्स का मेरे को नहीं पता है, आपके गायने वाले में डिपार्टमेंट में होता है, गायनिकोलॉजिस्ट होता है वो करता है। अब फीमेल्स का आप देख लेना। मेल्स का मैं बता देता हूँ, देखो यार इसमें हंसने वाली या फिर शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज इट इज नेसेसरी, है ना। आपको हेल्थ के बेसिस पे भी पता होना चाहिए, एंड आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हो तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ आपके डाउट ऐसे भी होंगे कि सबको साथ बुलाएंगे, एक बुलाएंगे, वो बुलाएंगे, भाई एक एक करके बुलाते हैं, ऑफिसर एंट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक एक करके बुलाएंगे कमरे के अंदर, और फिर आपका टेस्ट होगा। ओके। एंड ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट पार्ट होगा तो भाई पूरा ही नंगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें लाइक आपके जो टेस्टिस वगैरह होती है, इनका टेस्ट किया जाता है भाई। टेस्टिस में आपके लाइक डिजीज मिल जाती है, जैसे हाइड्रोसिल हो जाता है। हाइड्रोसिल में क्या होता है, आपके जो टेस्टिस होते हैं उनमें वाटर बढ़ जाता है। ये जनरली आप जब हैवी लिफ्ट वगैरह करती हो और आप कोई सपोर्ट नहीं लेते हो, है ना। सपोर्ट जानते हो ना भाई, सपोर्ट तो लेते होंगे सब। ठीक है, कोई लंगोट बांधता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो वो अगर नहीं करते हो तो ये इश्यू जनरेट होने का हाई चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाई चांस रहता है जब लिफ्टिंग करते हो। तो आई विल से कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सेकेंड चीज़, अगर आपको वेरियोसिल है तो भी आपको कोज ऑफ रिजेक्शन बनता है। वेरियोसिल में क्या होता है, आपके ऐसे नर्व्स का गुच्छा बन जाता है ना। अच्छा, वेरिकोज वेन्स भी होती है, आपके जो लेग्स होते हैं इनके अंदर पीछे अगर आपकी ऐसे कहीं पे ऐसे नर्व्स दिख रही हो, नर्व्स ऐसे कर्व्स बना रही है ना, तो वो भी आपका कोज ऑफ रिजेक्शन होता है। इनके ट्रीटमेंट हो जाता है, आपको सर्जरी करवानी पड़ती है और वो अलाउड होती है, ठीक है। तो ये भी आपका टेस्ट किया जाता है। दूसरा यार आपकी सेकेंड चीज जो आपकी टेस्ट की जाती है वो है भाई, वो की जाती है भाई आपकी पाइल्स, ठीक है ना। पाइल्स भी भाई आपकी चेक की जाती है। अब वो उनका टेस्ट करने का अलग अलग मेथोडोलॉजी होता है, कुछ सुला के टेढ़ा करवा के फिर करते हैं, कुछ आपके एंगल पे कुछ झुका के फिर चेक किया जाता है ना। एंड खांसने का कहते हैं तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको यार ध्यान रखनी होती है थ्रू आउट द मेडिकल। ये सब चीजें आपकी जो बड़ी चीजें हैं वो सब मैंने बता दी है। बाकी वो ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं जो आपकी टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड वाले जो टेस्ट वगैरह है ना, इनमें सब कुछ चेक हो जाता है, सब कुछ। तो ये सारे टेस्ट आप चाहो तो यार बाहर से भी करवा सकते हो, है ना। ये सब चाहो तो आप बाहर से करवा सकते हो। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हैव ए प्री मेडिकल, ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जब मेरा होगा तो मैं डायरेक्टली ऐसे फिट होके निकल जाऊंगा। ओके। तो आई ऑलवेज सजेस्ट, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जस्ट, हो सकता है कुछ का ऐसा हो कि जब मेरा एग्जाम आएगा तब क्लियर होगा तब कराऊं। देखो रिटर्न क्लियर हो तब मैं कहूंगा कि आप प्री मेडिकल करवाइए। रिटर्न नहीं होता है तो आई डोंट थिंक कि कोई खर्चा करने में कोई फायदा है, पहले रिटर्न तो निकले, है ना। फालतू का यहाँ खर्चा करके छोड़ दिया घर वालों का। मेरा नाम लोगे किसने कहा है, भैया ने कहा, ठीक है ना। तो पहले रिटर्न निकालो, फिर प्री मेडिकल जरूर करवाना एक बार, ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट टू डू टू रिमेन फिट। देखो यार, फिटनेस बहुत जरूरी है आज के टाइम में, है ना। आपको कुछ तो करना चाहिए फिटनेस के लिए। ओके। अब नाउ आपका सिर्फ मसल बिल्डअप, आजकल यही चल रहा है यार ट्रेंड में, हर कोई इंसान मसल बिल्डअप कर रहा है यार। मसल बिल्डअप इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सब देखते हो एयरफोर्स के लाइक ऑफिसर्स वगैरह को देखते हो, आर्मी ऑफिसर्स देखते हो, क्या वो एकदम माचो मैन होते हैं, मतलब एकदम खतरनाक बॉडी वगैरह नहीं होते हैं ना भाई, तो भी खतरनाक होते हैं, मतलब कितने कितने ओल्ड एज में पुशअप लगा लेते हैं। जबकि आपकी मसल वाले होते हैं ये ओल्ड एज में लगा ही नहीं पाते हैं। तो यार स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए, है ना। तो रनिंग स्टार्ट कर दो यार, रनिंग के टारगेट्स बनाओ। अगर आपने रनिंग की नहीं है, आई विल से 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, इसको बढ़ाते जाओ, 1.6 करो, 2 किलोमीटर करो, फिर 5 किलोमीटर करो, इसको बढ़ाते जाओ, डिक्रीज मत करो, है ना। एंड एक रेगुलर शेड्यूल रखो। आई वोंट से कि आप 7 से 7 डेज करो। अब लोग आपको ये बता देते 7 दिन ये करो, 7 दिन वो ये करो, ऐसा मत करो यार। देखो 7 तो दिन नहीं करना आपको, है ना।
आप ना इंटरेस्टिंग बनाइए अपना वर्कआउट शेड्यूल। आप डेली एक ही चीज मत कीजिए। अब एक दिन लाइक स्कीपिंग कर लो यार। रोप तो सबके पास होगे ना भाई, 100-200 रुपए लगते हैं, मंगवा लो। ठीक। स्कीपिंग में चैलेंज रखो, पहले दिन मैं 200 करूंगा, फिर 250 करूंगा, है ना। ऐसे इंक्रीज करते जाओ। तीसरे दिन यार साइकिलिंग कर लो। साइकिलिंग कर लो, किसी दोस्त की मांग लो, उससे जाओ यार एक दिन। इससे क्या रहता है यार, माइंड भी फ्रेश रहता है, आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हो। चौथे दिन यार योगा कर लो। वैरायटी रखो यार, है ना। अब इन तीनों से देखो, हो तो यार आपका लाइक हो तो कार्डियो रहा था ना, कार्डियो करते रहो। पुशअप्स करते रहो यार। देखो बॉडी वेट एक्सरसाइज मत छोड़ो, बॉडी वेट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, है ना। तो ये भी करते रहो। पुशअप्स आप 20 करो एटलीस्ट, और पुलअप्स आप एटलीस्ट ट्राई करो मैं 10 तक पहुंचू। 20 से फिर इंक्रीज करते जाओ, इसको भी इंक्रीज करते जाओ। सिटअप्स करो भाई, सिटअप्स इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब चीजें यार स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको आगे जाके भी एयरफोर्स एकेडमी में 6 मंथ्स उसी चीज पे ट्रेन होता है। आप आईएमए में जा रहे हो, 1.5 साल इसी चीज पे ट्रेन होना है। ओटी में जा रहे हो, इसी चीज पे ट्रेन होना है। एनडीए में जा रहे हो, इसी चीज पे ट्रेन होना है। तो ये सब चीजें यार बिल्डअप करो, ठीक है ना। और जो चीजें मैंने बताई है, आप कौन सी चीज को कैसे क्योर कर सकते हो, उस पर भी फोकस कीजिए। क्या चीज रिवील करनी है, नहीं करनी है, मैंने स्टार्ट में बताई है आपको। तो हर चीज पे ध्यान दो यार। बाकी आपको कोई भी डाउट है मेडिकल से रिलेटेड, जितना मेरे को नॉलेज है, जितने मैंने केसेस देखे हैं आपके, एक चीज है यार, आप दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल चले गए ना, मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन आपको पता चल जाती है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं, और आपको मेडिकल चलता है हफ्तों हफ्तों। तो आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ कैंडिडेट से मिलते हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो आपको जो भी डाउट है, प्लीज कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है। बाकी यार देखो, कोई डॉक्टर वाला सीन होगा लाइक, मेरे को नहीं नॉलेज होगा तो मैं डॉक्टर ही बोलूंगा, आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं बताने वाला हूँ। नॉर्मल अगर क्योरिंग होगा तो मैं बताऊंगा। मैं आपको वे बता सकता हूँ कि आप इसके पास जाइए, ये ऐसा क्योर दे देगा आपको। मैं खुद ट्रीटमेंट आपको नहीं बता सकता यार, दैट इज रॉन्ग, है ना। क्योंकि मैं उस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। अब मैंने यार यूपीसी सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक 1 किया, इसीलिए मैं आपके यार सीडीएस का बैच ला रहा हूँ, एनडीए का बैच ला रहा हूँ। क्योंकि आई कैन टीच इन दैट एंड आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। आपके एज यू ऑल नो कि सीडीएस में 71+ क्वेश्चन आए थे, सिर्फ जीएस के अंदर, है ना। एंड एनडीए के अंदर आपके 77+ क्वेश्चन आए थे। तो दैट वाज टू प्रूव जीएटी के अंदर कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट क्या है। एंड इस बार आपको यकीन भी हुआ, दैट्स वाई अपना सीडीएस का जो एडमिशन था 2 दिन के लिए खोल रहे थे, ऑलमोस्ट आई थिंक 12 आवर्स के अंदर ही खत्म हो गया था, है ना। तो दैट इज द ट्रस्ट। तो जो जिस चीज के लिए मैं क्वालिफाई हूँ, उस चीज के लिए पढ़ाऊंगा आपको। एसएसबी का भी आपको मैंने पहले बताया, और बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत, है ना। एंड एज यू आर ऑल आस्किंग फॉर वन वीडियो की सर जर्नी के बारे में बताइए, तो आई विल श्योरली ब्रिंग वन फॉर दैट। इससे आपको कहीं ना कहीं यार मोटिवेशन मिले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ कैसे रही है ना। यहाँ तक पहुंचने का सफर कैसा रहा है। और ये वाईटी वाला भी आसान नहीं रहा है। पेन पेपर से स्टार्ट किया था, यू ऑल नो, एंड पेन पेपर से आज यहाँ पहुंच गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज माई एफर्ट्स, माई सिंसियर एफर्ट्स, एंड सेकेंड इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, आप सब लोगों के साथ। यू ऑल शोन ट्रस्ट एंड आई प्रूव माई सेल्फ, एंड आई विल कीप improving on this thing, and I will try to give you best in the next CDS, NDA and FCAT as well. जल्दी आपका FCAT CDS का रिजल्ट आ जाएगा, एनडीए का आ जाएगा। लेट मी नो क्या रहता है भाई, क्या नहीं रहता है। अगर आपका हो तो भी बताना, नहीं हो तो भी बताना। ओके, एंड आई विल टॉक विथ यू। ओके, बाकी जल्द मिलते हैं। सो सीडीएस का यार देखो, हो चुका है एडमिशन। सेकेंड एडमिशन ओपन होगा जो रिजल्ट के बाद होगा, वो थोड़े टाइम के लिए ही होगा, क्योंकि थोड़ी सी सीट है। एनडीए का मैं अगेन बता देता हूँ, एनडीए का आपका ओपन है अभी, एंड एनडीए का भी एक बार रिजल्ट के बाद और होगा, और एफटेट का भी एक बार और होगा। ओके, बाद में नहीं होगा, 6-7 महीने भूल जाओ, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट के बाद ही होगा, नेक्स्ट रिजल्ट के बाद। ओके, एसएसबी का एक बैच आएगा भाई बस, ठीक है। वो भी रिजल्ट के बाद आएगा, एंड उसमें भी मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लेने वाला हूँ, 30-40 होंगे समथिंग। ओके, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है जी। तो एसएसबी का आने का हाई चांस है, बाकी मैंने बता दिया है कुछ बच्चों को, ठीक है। तो ये सब चीजें यार करवा लेना, इंपॉर्टेंट है। आई फेल्ट कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया था, बिकॉज इट रियली हर्ट्स एंड
नो वन नोज बेटर देन दैट, आई मीन नो वन नोज बेटर देन मी, नॉट दैट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये सब ध्यान रखना भाई, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आपका मैं अगस्त का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स जल्द आ जाएगा, ठीक है, अगस्त वाला। ओके, थैंक यू, जय हिंद।